हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे आपके क्लास 10th चैप्टर जो कि है हमारा लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। बिल्कुल आराम से इस चैप्टर को समझते हुए पढ़ेंगे ताकि यार जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना वो आसानी से आसान भाषा में मैं समझा सकूं और आसानी से आसान भाषा में आप समझ पा सके। ठीक है, तो बिना वीडियो में देरी किए हुए मूव करते अपने मेन टॉपिक को, जो कि आज के इस टॉपिक में समझना है किसके बारे में, लाइट के बारे में समझना है। ठीक है, फिर हमको समझना है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में समझना है। फिर हमको समझना है क्या किसके बारे में, हमको समझना है डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझना है, मतलब बोल सकते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझना है। इसके बारे में बात करेंगे फॉर्मेशन बाय, मतलब कि प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे। मतलब यार बहुत चीजें हैं समझने के लिए और बारी बारी से हर एक चीज को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक होता है हमारा क्या कि हमको समझना होता है कि लाइट क्या होता है। जब लाइट पढ़ लेंगे इसके बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो भैया लाइट क्या होती है, तो ये डेफिनेशन सभी के लफ्जों पे होता है कि लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन इजीली सी द थिंग्स अराउंड अस। नहीं समझ में आया? लाइट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या करते हैं हम चारों तरफ अपने वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। मान लीजिए क्या, जब आप घूमने जाते होंगे तो बगल में पार्क होगा, सुंदर सा पार्क हम देख पाते हैं कब, जब कहीं ना कहीं उस पार्क पे लाइट पड़ रहा है तब हम आसानी से देख पाते हैं। जितने भी चीज को हम देख पाते हैं, जितने भी चीज को हम देख पाते हैं वो कहीं ना कहीं लाइट के कारण ही हम कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हो, तो ये पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब यहाँ पर क्या है, लाइट मौजूद है। अगर लाइट नहीं रहेगा देन यू कैन नॉट एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। तो लाइट क्या है भैया? लाइट एक प्रकार की एनर्जी होता है बाय विच वी कैन इजीली सी द थिंग्स अराउंड अस। इसको हम थोड़ा सा यहां पर लिख लेते हैं क्या कि लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can see the things around us। ठीक है, लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन इजीली सी द थिंग्स अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल में मान लेते हैं भैया यहाँ पर अगर हमारा डार्क रूम होता, अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो, पूरी की पूरी रूम अंधेरा हो, तो क्या आप देख पाएंगे? मुझे नहीं देख पाएंगे। अगर जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही क्या करूंगा, इस हम यहां पर ट्यूबलाइट को ऑन करूंगा, आप मुझे देख पाएंगे। अब जो देखने का प्रक्रिया होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ही नहीं होता है, मतलब लाइट ही नहीं होती है। अगर हमारी आंखें भी नहीं होंगी तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख नहीं पाएंगे। मतलब क्या करता है भैया, जितना अहम मुद्दा इस लाइट का है उससे ज्यादा अहम मुद्दा क्या है, हमारी आंख है। मतलब कि अगर हमारे पास लाइट हो और आंख हो तो हम कोई भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। अरे बात समझ में? मतलब कि क्या हो कि हमारी आंखें क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती है। क्या करती है भैया? लाइट को क्या करती है, हमारी डिटेक्ट करती है। जितने भी चारों तरफ सामान मौजूद पड़े हुए हैं उसको हम आसानी से देख पाते हैं। और कैसे देखते हैं, और कैसे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मान लीजिए क्या कि मुझको आप देख रहे हैं, तो पहले हो क्या रहा है कि यहां पर चारों तरफ क्या है, लाइट लगी हुई है। लाइट से क्या हो रही है, रोशनी निकलकर हमारे सरफेस पर पड़ रही है, हमारे शरीर पे पड़ रही है, और शरीर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आपकी आंखों तक जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ कि सबसे पहला एक हमारा सोर्स हुआ जो कि चमक रहा है, और उस चमकते हुए सोर्स के कारण हमारे ऊपर लाइट की छाया पड़ रही है। हमारे सरफेस पर क्या हो रहा है, सतह पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, हमारी आंखों तक वो रे जा रही है और हम आसानी से उस चीज को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए मार्कर है ना, तो मार्कर हमको कैसे दिख रहा है? तो अगर मान लीजिए कि मार्कर हमको कैसे दिख रहा है भैया, क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे रूम में ट्यूबलाइट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अब जब ट्यूबलाइट्स जब ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जब ट्यूबलाइट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो ट्यूबलाइट से क्या हो रही है, रे निकल रही है। ट्यूबलाइट से क्या हो रही है, रे निकल रही है, और रे यहां से क्या कर रही है, चारों डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और हम यहाँ पर मौजूद है तो हम आसानी से इस चीज को देख पा रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि सोर्स का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारी आंखों का होना आवश्यक है। तो कोई भी चीज को देखने के लिए सोर्स होना चाहिए। सोर्स मतलब क्या बोल सकते हैं, सोर्स मतलब ट्यूबलाइट, सन हो सकता है,
एनी थिंग्स, मतलब कि खुद से वो अपना क्या करे, लाइट एमिट करे बाहर की तरफ। जैसे मान लेते हैं क्या कि हमारे पास जो लैंप होता है, हमारे पास जो लैंप होता है, जो ट्यूबलाइट होता है, ये सभी क्या करती है, ये सभी इस प्रकार की सोर्स होती है जो कि खुद के द्वारा क्या करती है, लाइट को छोड़ती है। तो इस प्रकार के लाइट को बोला जाता है क्या, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एक बार और समझते हैं, जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट बाहर निकालती है, खुद से लाइट बाहर निकालती है, वो क्या कहलाती है, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रॉड लगा हुआ है, तो रॉड से लाइट निकल रही है, रॉड से जब लाइट निकल रही है वहां पर, तो रॉड क्या कर रहा है, खुद लाइट एमिट कर रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये भैया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सन का अगर एग्जांपल है, सन भी क्या कर रहा है, हम सन को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि लाइट सन से बाहर डायरेक्ट हमारी रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आ रही है, मतलब कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगी जो खुद की अपनी लाइट होती है और बाहर की तरफ निकालती है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है जो कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो कि ये मार्कर हो गया। मार्कर क्या इसके पास खुद की लाइट है, तो बोलेंगे नहीं भैया इसके पास खुद की लाइट नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये उसी सोर्स का सहारा ले रहा है और उस सरफेस पर लाइट पड़ रहा है और हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। तो क्या इसमें लाइट क्या एमिट कर रहा है, नहीं एमिट कर रहा है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, विच डू नॉट एमिट देयर लाइन, विच डू नॉट एमिट लाइट बाय देयर ओन सेल्फ, मतलब खुद से जिसका लाइट नहीं निकलता है भैया। जैसे मान लीजिए चेयर है, ये व्हाइट बोर्ड है, क्या व्हाइट बोर्ड पर से लाइट बाहर की तरफ निकल रहा है, नहीं ना। ये क्या कर रहा है, सोर्स से लाइट इस पर पड़ रही है, फिर हमारी आंखों तक आ रही है, तो हम आसानी से इस चीज को देख पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होती है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट पाई जाती है। पहला जो होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला जो होता है हमारे पास क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच एमिट देयर लाइट बाय ओन सेल्फ। ठीक है, विच एमिट लाइट बाय इटसेल्फ, ठीक है, खुद से क्या करे, लाइट एमिट करे बाहर की तरफ। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सन, ट्यूबलाइट, टॉर्च भी हो गया यहाँ पर। ये सभी क्या करते हैं, इनके पास खुद की लाइट होती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच डू नॉट एमिट लाइट बाय इटसेल्फ, विच डू नॉट emit light by itself। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे पास मार्कर हो गया, मार्कर, चेयर जो आपके रूम में मौजूद होगा, टेबल, क्या इनके पास खुद की लाइट है, नहीं, ये दूसरों की लाइट की सहारा लेकर ये चमकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने समझ लिया अभी तक क्या क्या समझे हैं, लाइट के बारे में समझे हैं, फिर हमने समझा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम समझे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब जो हमको इसके आगे पढ़ना होता है, जो आपका बुक में दिया गया है यहाँ पर, क्या कि बहुत बार क्या हुआ भैया कि लाइट जो होती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो नॉर्मल सी बात है, हम सभी लोग बताते हैं क्या कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट किस प्रकार में ट्रेवल करती है, तो लाइट भैया स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बहुत जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे मान लीजिए कि दो साइंटिस्ट मान लीजिए थे वहां पर, उन्होंने क्या पता लगाया कि नहीं लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती है, वो क्या करती है, वेव के नेचर में ट्रेवल करती है। ये क्या बात हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल मतलब कि फोटॉन्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, मतलब बोल सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ में भी ट्रेवल करती है। तो यहां पर क्या बारे में बात हुआ, अगर हम बात करें नेचर ऑफ लाइट के बारे में, अगर हम यहां पर बात करें किसके बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, तो जो लाइट की जो नेचर होती है वो दो होती है। जो लाइट की जो नेचर होती है कितना होता है, दो होता है। पहला जो होता है हमारा, एक होता है हमारा वेव नेचर, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, पार्टिकल नेचर।
ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमको समझना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पर जो लाइट आ रही है, जो ट्यूबलाइट से निकल रहा है, तो वो लाइट किस प्रकार से आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है या फिर फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हुए आ रही है। तो हुआ क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता ये लगाया गया कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। जैसे हमारे पास सूर्य से जो रोशनी आती है वो क्या होती है, वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वो आगे की तरफ बढ़ते रहती है, जाते रहती है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, अगर चाहे बीच में मीडियम हो या ना हो, वो ट्रेवल करते रहते हैं स्ट्रेट पाथ में बहुत ही अपनी हाई स्पीड से। तो उस प्रकार के वेव को बोला जाता है क्या भैया, उस प्रकार के वेव बोला जाता है पार्टिकल नेचर में। पार्टिकल नेचर में क्या होता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई स्पीड, विथ वेरी हाई स्पीड। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई होप दिख रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है। क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। मतलब अगर उसको हम मीडियम में रखें या ना रखें, वो लाइट उसमें ट्रेवल करेगी ही करेगी। जैसे मान लीजिए सूर्य से रोशनी आ रही है, तो बीच में तो वैक्यूम है ना, तो बीच में जब वैक्यूम है फिर भी लाइट ट्रेवल कर पा रही है स्ट्रेट पाथ में, तो वहां पर हमको ये पता लगाया गया, वहां से हम ये समझे कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो क्या होती है, पार्टिकल नेचर होता है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसमें ये किया गया, तो पता ये लगाया गया, देखने को ये मिला कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो वेव के नेचर में होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या, इसमें हम क्या वेव नेचर में क्या हुआ कि जो लाइट ट्रेवल जो होती है इन द फॉर्म्स ऑफ वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। वेव मतलब क्या, जैसे सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए एक तालाब में एक पत्थर को फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे ऐसे वेव उत्पन्न होने लगता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ऊपर नीचे वेव उत्पन्न होने लगता है। तो उसी प्रकार से क्या होती है, लाइट भी आपके ऐसे 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 क्या करती है, ट्रेवल करती है। और बहुत बार फेनोमेना, बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन भी किया गया कि हाँ भैया सही बात है, लाइट की नेचर जो होती है वो वेव नेचर में होती है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम टर्म बताते हैं, ये टर्म का मतलब काफी, जब आप 11 जब 12th में जाएंगे तो इसको बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे वहां पर। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा इसमें बता दिया गया यहाँ पर क्या कि बहुत सारे फेनोमेना होते हैं यहाँ पर, इसको बता देते हैं लाइट ट्रेवल इन मतलब क्या, वेव नेचर, मतलब कि लाइट ट्रेवल्स इन अ वेव। ठीक है, ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और इसके जो फेनोमेना समझाया गया वो क्या था, हमारा इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, ठीक है, पोलराइजेशन था। ठीक है, बहुत सारे फेनोमेना थे जिसको सिर्फ और सिर्फ समझाया जा सकता है तब जब हम लाइट को मान सकते हैं कि लाइट किस नेचर की है, वेव नेचर की है। और बहुत सारे फेनोमेना ऐसे थे जिसको सिर्फ और सिर्फ समझाया तब जा सकता था जब लाइट को हम मान रहे थे कि हाँ भैया जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। तो यहां पर क्या समझाया जा रहा है कि लाइट को कभी पार्टिकल नेचर मान के समझाया जा रहा है, कभी लाइट को वेव के नेचर में ऐसे ऐसे समझाया जा रहा है वहां पर। तो भैया यहां पर हम बात करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस को समझाना है तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकल नेचर से नहीं समझा सकते, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वेव के नेचर समझा पा रहे थे वहां पर। तो लाइट की नेचर क्या हो गई, वेव हो गई। यहां पर समझा पा रहे थे फेनोमेना को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, कि भैया लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। इसका मतलब बाद में क्वांटम जो थ्योरी दी गई वहां पर, तो वहां पर यह बताया गया कि नहीं नहीं, जो लाइट की जो नेचर होती है वो दोनों होती है, मतलब उसके पास वेव नेचर भी होती है और उसके पास क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। वेव नेचर इन द सेंस क्या होता है भैया कि जब हमको जिस फेनोमेना को एक्सप्लेन करना है वेव नेचर को, हम उस वेव ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर देंगे। और कुछ फेनोमेना को जैसे हमें हमको समझाना है कि भैया लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो उस फेनोमेना को हम स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल करते हुए हम समझा देंगे। ठीक है, मतलब क्या, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उस चीज को समझा देंगे कि भैया अगर हमको यहाँ पर समझाना है स्ट्रेट पाथ में तो वहां पर लाइट को स्ट्रेट मान लेंगे, जहां पर हमको समझाना है कि लाइट की नेचर वेव होती है तो हम वहां पर वेव मान के समझा देंगे। मतलब लाइट के पास क्या होती है, लाइट इज हैविंग डुअल नेचर। ये हम क्वांटम थ्योरी में हम यहाँ पर इन दोनों को अपना लिया गया कि भैया लाइट जो होती है दोनों का दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है यहाँ पर। ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या कि लाइट इज हैविंग डुअल नेचर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि लाइट
इज हैविंग डुअल नेचर, और इसका एक चैप्टर है क्लास 12th में, डुअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब क्या, पार्टिकल भी नेचर है और क्या है वहां पर वेव नेचर भी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th में इतना बस जानना काफी सफिशियंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया भैया? हमने अभी तक समझ लिया कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम सारे जितने भी सामान्य कोई चीज मौजूद है उसको हम आसानी से देख पाते हैं, ये हमने समझ लिए। फिर हमने समझा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, कि जो खुद अपनी लाइट को एमिट करे, जो खुद अपनी लाइट को एमिट करे, बाहर की तरफ निकाले। जैसे सन हो गया, सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ट्यूबलाइट हो गया, टार्च हो गया। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं यहाँ पर, जो कि खुद की लाइट नहीं हो, दूसरी की लाइट जब उसके सरफेस पर पड़ती है तब उस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, तो हम उसे आसानी से देख पाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर मून भी हो सकता है। मून तो भैया, मून के पास बताइए हमको कि मून कैसी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर साफ ऑब्जेक्ट दिखाएंगे भैया कि मून का एग्जाम्पल क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन चंदा मामा तो रात को चमकते हैं, चंदा मामा तो रात को चमकते हैं। तो वो क्यों चमकते हैं, देखिए क्या होता है। जो चंदा मामा की है भैया, खुद की अपनी लाइट नहीं होती। मून की क्या होती है, खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। वो क्या करता है, सूर्य की रोशनी अर्थ पर भी पड़ती है और उसी समय क्या होती है, उसी समय चंद्रमा पर भी पड़ती है। फिर चंद्रमा पर जब पड़ती है तो चंद्रमा की सतह क्या हो जाती है, चंद्रमा की सतह चमकने लगती है और वहां से लाइट हमारी आंखों तक आती है और हम आपसे देख पाते हैं कि हाँ भैया चंद्रमा भी क्या हो रहा है, चमक रहा है। लेकिन क्या उसके बाद खुद की लाइट थी, नहीं थी। वो सूर्य की रोशनी को सरफेस पर डाल रहा था और सरफेस के कारण हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर रोशनी आ रही थी, तो हम बोल पा रहे थे कि भैया चंदा मामा क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में उनके पास खुद की लाइट होती है, नहीं होती है। वो सूर्य की रोशनी से ही चंदा मामा की सरफेस जो होता है, सतह होता है, वो चमकता है। ठीक है, फिर हमने समझा यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट की वजह, जो लाइट की जो नेचर होती है वो दोनों होती है। वेव नेचर भी होता है, मतलब कि जो लाइट जो होती है ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। और दूसरा यहाँ पर यह समझाया गया कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो पार्टिकल नेचर में भी ट्रेवल करती है। वेव का जो बहुत सारे फेनोमेना था, इंटरफेरेंस फेनोमेना, डिफ्रैक्शन फेनोमेना, पोलराइजेशन फेनोमेना, जिसको सिर्फ और सिर्फ समझाया तब जा सकता था जब लाइट को हम वेव नेचर मान रहे होते हैं तब। और इस फेनोमेना को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो समझाया तब जा रहा पा रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया तब जा पा रहा था जब लाइट को हम मान रहे थे कि लाइट एक पार्टिकल नेचर की है तब। मतलब बोला जा सकता है क्या कि लाइट जो होती है पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। मतलब बोल सकते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर भी होती है। यहां तक हमने आई होप बढ़िया से समझ लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर था हमारा लाइट का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। यहाँ पर क्या था भैया, इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में। अब हमको समझना है किसके बारे में, अब हमको समझना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक खत्म करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक अभी तक नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, मे भी हमको इरेज करने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, चलिए भैया अब हम समझते हैं किसके बारे में, अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, अभी तक तो हमने यहाँ तक लाइट के सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे। अब हम समझेंगे यहाँ पर क्या, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जैसे नाम से यहाँ पर पता चल पा रहा है कि लाइट क्या हो रही है भैया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब क्या कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक मिरर है और मिरर से जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आता है तो खुद की इमेज मिरर में बन जाती है। तो वहां पर कैसे बनता है, तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट से रे जाती है और फिर क्या होता है, उस रे जो होती है वो मिरर से टकरा के फिर हमारी आंखों तक आती है, तो हम बोल पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है जब मिरर के सरफेस पर पड़ती है तब। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एक सरफेस है मिरर का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर सरफेस मिरर का है और इसको हम ऐसे क्या कर दिए हैं, इधर की तरफ सिल्वर से कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर से क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं और उसके बाद पेंट चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही क्या होगा, लाइट इस पर पड़ेगी, जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी तो वो क्या कर जाएगा, खुद क्या कर जाएगा, फिर से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, खुद से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on the surface of the mirror, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when falls on the
फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ मिरर। जब मिरर पर लाइट पड़ती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है कि लाइट जो होती है, अगर हमारे पास जो सरफेस है बिल्कुल अगर प्लेन नहीं है तो क्या होगा कि मतलब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। सरफेस का नेचर मतलब समझिए, यहां पर मान लेते हैं कि हमारा सरफेस कुछ मिरर का इधर इस तरफ है और यहाँ पर क्या है, पेंट किया गया है। पेंट इसलिए करते हैं कि ताकि पूरी लाइट आए और रिफ्लेक्ट होकर चली जाए। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है किस पर डिपेंड करता है, तो भैया नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस यहां पर क्या है, डल है, सरफेस क्या है यहां पर डल है, तो होगा क्या कि रे लाइट ऐसे आएंगी और रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। वो मान लीजिए कुछ इधर चली गई, कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे आई और इसमें क्या चल गई, अंदर की तरफ चली गई। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। कब, जब आपकी जो सरफेस है वो क्या है, सरफेस स्मूथ नहीं है तब। सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है तब। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सरफेस बिल्कुल एकदम स्मूथ है और अगर इसको हम पॉलिश कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए यहाँ पर, अब जो हम जिस मटेरियल से पॉलिश करते हैं वो क्या होता है, वो होता है सिल्वर का, वो होता है क्या, सिल्वर का। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर कोई भी रे ऐसे आएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि अगर 100 रे आ रही हैं तो 100 रे वैसे के वैसे चली जाएंगी। तो कब, जब सरफेस कैसा हो आपका, स्मूथ हो। मतलब बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर कि सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है। रफ रहेगा तो लाइट इधर उधर चली जाएंगी, अगर स्मूथ रहेगा तो लाइट बिल्कुल जितनी आएंगी उतनी चली जाएंगी। आपने जो मिरर देखा होगा बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, कहीं खुदगुदार नहीं होता है। तो जैसे हम उसमें हम देखते हैं तो पूरी की पूरी इमेज हमको दिखती है, नहीं कि हम देख रहे हैं शीशे में हमारा नाइकी गायब हो गया। वो गायब कब होगा, जब उसका मिरर कैसा होगा भैया, अगर डल होगा तो वहां पर डल हो जाएगा वो मिरर, चाहे उसका सरफेस रफ हो जाएगा तो वो चीज हमको बढ़िया से दिखेगा नहीं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कहीं ना कहीं नेचर ऑफ सरफेस पर भी डिपेंड करता है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो हम कोटिंग यूज करते हैं ना, कोटिंग, वो जो कोटिंग होता है सिल्वर का यूज किया जाता है। क्योंकि सिल्वर जो क्या होता है, सिल्वर इज द गुड रिफ्लेक्टर। क्या होता है भैया, सिल्वर इज द गुड रिफ्लेक्टर। सिल्वर हम यहाँ पर सिल्वर से कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके बैक साइड के, ये क्या है हमारा मिरर है, मिरर के बैक साइड में क्या करते हैं हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। और कोटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, पेंट से उसको ढक देते हैं ताकि उसकी कोटिंग उतर ना जाए। अब ये बात समझ में, तो ये क्या करते हैं हम, किसी भी प्लेन मिरर, कोई भी शीशा देखते होंगे तो उसके शीशे के पीछे कहीं ना कहीं पतली सी कोटिंग की जाती है ताकि जितने भी लाइट जाए उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस की तरफ चली जाए। अब होता क्या है कि जो सिल्वर होता है वो कॉस्टली होती है बहुत ज्यादा। तो फिर भैया अगर हम 10 रुपए का शीशा खरीद रहे हैं तो क्या उसमें भी सिल्वर का लेप लगाया गया होगा, उसमें भी सिल्वर का थिन सा लेयर चढ़ाया गया होगा? तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। सिल्वर के जैसा ही एक रिफ्लेक्टर के जैसे काम करता है और वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। कौन सा होता है भैया, मेटल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बहुत एक पतला सा थिन लेयर चढ़ा के और उसको रेड या व्हाइट से कोट कर देते हैं वहां पर, तो वो भी क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए जो आप एल्यूमिनियम से कोट करके जो शीशा बनाएंगे, हो सकता है कि थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब वो कर लेती हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 लाइट भेज रहे हैं तो 98 लाइट रिफ्लेक्ट कर पा रही है। लेकिन सिल्वर से कोटिंग में क्या हो रहा था, सिल्वर की जब हम कोटिंग किए थे भैया तो 100 लाइट जा रही थी, तो 100 लाइट आ रही थी। लेकिन सिल्वर में मेटल महंगा होने के कारण हम इसको यूज नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए भैया कम ही लाइट रिफ्लेक्ट हो लेकिन सस्ता हो। क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज सस्ता होता है तभी वो चीज बिकता है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर लगते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग करने लगते हैं और एल्यूमिनियम की कोटिंग करके हम मिरर खूब ढेर सारा बना लेते हैं। तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन विच व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। जैसे मिरर पर सरफेस पर फॉल होगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये किस पर डिपेंड करती है, दो सरफेस पर डिपेंड करती है कि आपका सरफेस कैसा है, नेचर। मतलब अगर रफ होगा तो लाइट इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगी और अगर स्मूथ रहेगा तो क्या होगा, बिल्कुल जितनी लाइट आएगी उतनी लाइट आपकी चली जाएंगी। अब एक बात समझिए कि अगर ये लाइट जब मिरर पर पड़ रही है तो ये मतलब नहीं कि किधर भी ट्रेवल कर जा सकती है।
ये हमारा यहां पर आया तो यहां से निकल रहा है, ऐसे नहीं। लाइट को ट्रेवल करने के लिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच, जैसे ही मिरर पर वो क्या पड़ेगी लाइट, तो उस रूल के अनुसार ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो उसको हम समझते हैं यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर समझते हैं कि किसी भी लाइट, किसी भी कोई भी लाइट जब किसी भी मिरर के सरफेस पर पड़ती है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप यहां तक तो बढ़िया से लिख लिए होंगे। और हम यहां पर चलते हैं किसके बारे में, अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम इतनी चीज को लिख लीजिए बढ़िया से यहां पर। चलिए स्टूडेंट, नाउ अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या है, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमारे पास लॉज होते हैं, कि ये नहीं कि कैसे भी लाइट ट्रेवल करके चली जाएगी, किसी भी सरफेस पर पड़ेगी तो नहीं, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं। जब भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ेगी तो उस लॉ को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लॉ तभी बनाया जाता है जब वो क्या हो, 100% यूनिवर्सली क्या हो, एक्सेप्टेड हो। जैसे हमारा बनाया जाता है क्या, कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा पहला लॉ था। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वह एक्सेलरेशन होगा। तो अब हर एक ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे तो वह एक्सेलरेशन करेगा ही करेगा। इसका मतलब बोल देंगे क्या, कि हाँ भैया वो ऑब्जेक्ट क्या कर गया है, वो उस पर फोर्स लगाया गया है, तो वो लॉ बन गया वहां पर। तो वैसे यहाँ पर भी लॉ बन गया कि कभी भी एक मिरर सरफेस पर रे ऑफ लाइट आएंगी तो वो कुछ नियम के अनुसार ही टकरा के वापस की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या है, मेनली दो लॉज पढ़ने होते हैं और वो दो लॉ को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन भी इससे ज्यादा बनने की चांसेस होती हैं, तो इसे बढ़िया समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम टर्म का मतलब कुछ समझ लेते हैं, और वो टर्म का मतलब होता है क्या, वो टर्म का मतलब, सबसे पहले टर्म का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो टर्म होता है वो होता है इंसिडेंट रे। वो क्या होता है, इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरे टर्म का मतलब हमको समझना होता है यहां पर क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किसका भैया मतलब, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है तो कुछ टर्म का मतलब आपको समझ में आएगा, तभी आप आसानी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ पाएंगे। और जितने भी आगे टर्म यूज करेंगे हम डायरेक्ट हम बोल देंगे। अगर आप जब इस समझे होंगे तो आसानी से आप चीजों में बात कर पा रहे होंगे फिजिक्स में। तीसरी चीज अगर हम बात करें यहां पर, तीसरी चीज वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और चौथा हमको समझना है यहां पर क्या, कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम समझेंगे यहां पर क्या, पांचवा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कुछ ये टर्म का मतलब समझ लेंगे। फिर यहां पर छठवां टर्म समझेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे। मतलब 5 टर्म होते हैं यहाँ पर, 5 की 6, 4 5 6 टर्म है, और 6 टर्म का पहले मतलब समझेंगे, तब हम यहाँ पर समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास मिरर है। क्या है ये भैया, ये एकदम बिल्कुल मिरर है। यहाँ मिरर में क्या होता है, मिरर मान लेते हैं किसकी लेंथ क्या है, m, और m' क्या है, मिरर है। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। मिरर क्या होता है, इसके पीछे की तरफ पॉलिश किया रहता है, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर पीछे की तरफ डॉट 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 ऐसे कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। मतलब क्या है, कोटेड विथ पेंट है। ठीक है, कोटेड विथ पेंट है। अब होगा क्या यहाँ पर, कि इस मिरर पर रे आएंगी, इस मिरर पर क्या होगा, रे आएंगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये कुछ रे ऐसे आई। जो रे आती है, जो मिरर के सरफेस पर, जो मिरर की सरफेस की तरफ आती है, उस रे को बोला जाता है क्या, उस रे को बोला जाता है यहाँ पर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, इंसिडेंट रे। मतलब क्या, मतलब क्या, the ray which is coming toward the ray which is coming toward the surface of the mirror is called incident ray। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, the ray which falls on the surface of mirror, falls on the surface, which falls on the surface of mirror। चाहे बोल सकते हैं क्या, कि और
इनकमिंग जो रे होती है, जो रे आ रही होती है, इनकमिंग रे को ही हम क्या बोल देते हैं, इनकमिंग रे को बोल देते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोल देते हैं भैया, इंसिडेंट रे इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर होगा क्या कि जैसे ही रे आएगी तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर जिस मिरर के पॉइंट पर टकराएगी उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, इसको बोला जाता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोला जाता है इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आई होप दिख रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा हल्का शिफ्ट कर देंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर हट रहा है, यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो भैया जो इंसिडेंट रे, जो रे इस मिरर पे टकराती है और वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द पॉइंट एट विच incident ray falls on the surface of mirror, मतलब कि जो मिरर के सरफेस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दो मतलब तो टर्म का मतलब समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे क्या होती है, जो रे आ रही होती है मिरर के तरफ उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। मतलब जो इनकमिंग रे होती है वो इंसिडेंट रे, और जो आउटगोइंग रे होती है, ये रे क्या हो गई, बाहर की तरफ जा रही होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड क्या होता है, द आउटगोइंग रे कोई क्या बोलता है, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ऐसे भी इसको बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, द रे विच इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट, द रे ऑफ लाइट विच reflect back, the ray of light which reflect back by the mirror is called reflected ray। ठीक है, तो ये क्या रे हुई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जो अगर हम एक लाइन जो खींचते हैं, डॉटेड लाइन, तो ये क्या होता है, इस मिरर के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन जो हम खींचते हैं, और वो लाइन क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉर्मल। वो क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तो नॉर्मल क्या हो गया भैया, नॉर्मल वो लाइन होता है जो कि मिरर के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ऐसे क्या, नॉर्मल क्या होता है, और नॉर्मल लाइन which is perpendicular to the surface of mirror, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। हम नॉर्मल रे कभी नहीं बोलेंगे जस्ट लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये नॉर्मल रे हो गया, नहीं, नॉर्मल रे नहीं होता है। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है जो कि इस मिरर के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ एंगल बनाती है वो नहीं, जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल वाली लाइन के साथ एंगल बनाती है उस एंगल का बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब बोल सकते हैं क्या है भैया, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं क्या, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल लाइन, चाहे विथ नॉर्मल, इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है भैया, उसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, जो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा अब जो रे रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल का एंगल बना रहा होगा, तो नॉर्मल क्या ये वाला होगा, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कौन सी है, नॉर्मल वाली लाइन ये है ना, तो ये इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल मेड बाय reflected ray, the angle made by reflected ray with normal is called angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज एंगल आर। और खास बात ये होता है, कि पहले इसको हम यहाँ पर इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि भैया अगर आपको इंसिडेंट रे का मतलब समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गया, नॉर्मल समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आसानी से आप लॉ को भी आप आसानी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है भैया, जो रे सरफेस मिरर के सरफेस पर पड़ रही होती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। जो इनकमिंग रे जो आ रही होती है, जो रे रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। एक नॉर्मल लाइन जो कि इस मिरर सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल का एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब अगर आपको छह टर्म का मतलब समझ में आ गया, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो वी हैव टू स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करिए, नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला जाता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं तब हम इसको बढ़िया समझेंगे। द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie on the same plane। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब एक बात समझिए, इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे which falls toward the surface of the mirror is called incident ray। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जा रही होती है मिरर सरफेस, इसको बोलता है रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो मिरर के साथ क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो तीनों इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल रे भी, तीनों, नॉर्मल रे नहीं बोलेंगे, नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, तीनों के तीनों एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये अलग प्लेन नहीं है। ये अगर मान लेते बोर्ड को प्लेन समझ लीजिए, तो एक ही बोर्ड पे तीनों को तीनों रे, मतलब दो रे और एक लाइन, नॉर्मल लाइन, तीनों के तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और ये क्या होता है, आपका पहला लॉ होता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है। देखिए जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और जो नॉर्मल लाइन है, वो सभी के सभी जितने भी रे हैं, एक क्या हो रही है, एक प्लेन पे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, एक लाई कर रही है। तो बोल सकते हैं क्या कि भैया ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो दूसरी प्लेन में चली जाएगी, मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं ऐसे आ रही है तो वो चलेगी कुछ दूसरी वाली प्लेन में, ऐसा तो कोई होगा नहीं। जिस प्लेन पर आ रही है उस प्लेन से ही जाएगा और नॉर्मल रे उसी प्लेन पर होगा। तो हम बोलेंगे क्या कि भैया द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा जो लॉ होता है, सेकेंड जो लॉ होता है वो क्या होता है, सेकेंड लॉ
सेकेंड लॉ समझेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द इंसिडेंट रे मेक्स एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बोला यह जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब क्या भैया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस एंगल से, मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल से आ रही होती है लाइट, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। समझ में नहीं आया कि समझिए। मान लीजिए क्या कि हमारे पास एक गेंद है, हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल समझिए, चाहे कोई भी क्रिकेट वाली बॉल समझिए। अगर हमारे पास सरफेस खुदगुदार है, यहाँ पर खेत, मान लीजिए खेत में है, अगर सरफेस पर अगर ऐसा टप्पा खिलाएंगे तो गेंद किधर भी जाएगी, गेंद किधर भी जा सकती है। अरे बात समझ में। लेकिन अगर हमारे पास मैदान बिल्कुल एकदम फ्रेश है, बिल्कुल एकदम प्लेन, एकदम स्टेडियम आईपीएल वाला, तो अगर गेंद को ऐसे टप्पा मारेंगे तो वो हो गया इंसिडेंट, जो हम टप्पा ऐसे खिलाए, फिर बाउंस होकर टकराएगी, टकरा के बाउंस होगी तो वो हो गया रिफ्लेक्टेड। तो अगर प्लेन होगा हमारे पास सरफेस, तो जितनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा उतने एंगल, जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। अरे बात समझ में। वैसे भी होता है मिरर केस में। मिरर में क्या होता है कि जैसे जितने एंगल से आ रही होती है रे, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है। मतलब बोल सकते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है और ये नॉर्मल लाइन है, अगर मान लेते हैं ये जो इंसिडेंट रे आ रही है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रही है, 35 डिग्री। तो ये क्या हो गई भैया, इंसिडेंट रे हो गई ना। और ये एंगल नॉर्मल से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री होगा, वो भी कितना हो जाएगा, तो वो भी होगा यहाँ पर क्या, 35 डिग्री ही होगा। अरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो हमको समझ में आ गया कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा 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 एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है।